प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम कक्षा 9वीं जो NCERT का पाठ्यक्रम है और इसी NCERT के पाठ्यक्रम को हमारे RBSC के पाठ्यक्रम या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम में भी अप्लाई किया गया है। तो इसमें चपला देवी का एक अध्याय है, नाना साहब की बेटी देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस प्रकरण को पढ़ेंगे। और एक अच्छा पाठ है कि स्वाधीनता की जंग में पुरुषों के साथ किस तरह महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। चपला देवी ने इस मैना या नाना साहब की पुत्री के प्रकरण को चित्रित करके महिलाओं के योगदान को भी आज़ादी की लड़ाई में रेखांकित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। सबसे पहले इस वीडियो में हम चपला देवी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद में जो पाठ है या मूल पाठ है उसकी चर्चा करेंगे। आपको बता दें, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह के कई सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें या आपकी और हमारी तारतम्यता इस चैनल पर सदैव बरकरार रहें। तो चलिए चपला देवी के बारे में परिचय। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई, यानी कि दूसरे लेखकों की तरह, दूसरे गद्यकारों की तरह इनकी जानकारी ज़्यादा नहीं है, बल्कि सीमित है। और जो सीमित जानकारी है इस प्रकरण में साझा हो रही है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति प्रदान करी, और उनमें से लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। तो देखिए, चपला देवी का नाम आज गद्यकारों में या इनके इतिहास के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में ज़्यादा तो उल्लेख नहीं है, लेकिन द्विवेदी युग के महिला लेखिकाओं की बात करें तो चपला देवी का नाम भी आना चाहिए। उन्होंने भी इस संबंध में काम किया है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता कौन, दुंदुपत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना जो है आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है कि जो बालिका मैना ने या दुदुपत की पुत्री जो है, उन्होंने किस तरह से 1857 की क्रांति में अपने आप को देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार कर दिया, उसका चित्रण इस गद्य रचना में है। और ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज जो है उसका प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, कि रिपोर्ताज जो आंखों देखी घटना का वर्णन किया जाता है। चपला देवी ने इस गद्य रचना में इसी चीज़ को देवी मैना के माध्यम से रूपायित किया है। अब देखिए, पाठ है उसका परिचय देख लें, फिर हम मूल पाठ को पढ़ेंगे। पाठ परिचय में मातृभूमि की स्वतंत्रता और उनकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। ऐसे कई सारे लोग देवी मैना की तरह जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान के अंक से लिया गया है। हिंदू पंच के बलिदान के अंक से इस रचना को उद्धृत किया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तमान में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो ये पाठ का परिचय और लेखिका या गद्यकार चपला देवी का सामान्य परिचय। अब जो हम बात करेंगे, जो इस पाठ की बात करेंगे कि क्या पाठ में क्या घटनाक्रम है, आज़ादी के समय देवी मैना का या नाना दुदुपंत की पुत्री का क्या बलिदान रहा है, जो इस पाठ में दिया गया है। और इस पाठ के शीर्षक की बात करें तो आपके सामने जैसा कि है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया।
यानी कि आज़ादी के लिए लोगों ने जो त्याग किया उसको इस पाठ में, और विशेषकर महिला शक्ति ने किस प्रकार से बलिदान किया, इसका भी इस पाठ में कमोबेश चित्रण हो रहा है। अब देखिए आप, सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता दूदूपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके और देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है कि किस तरह से नाना दूदूमत अपनी बेटी को बिठूर के किले में या महल में छोड़ देते हैं और उसके बाद अंग्रेज उनको जिंदा जला देते हैं। और यह वाकया, यह घटनाक्रम सहृदयी व्यक्ति को द्रवीभूत करने वाले में से है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल जो था उसको भस्म कर देने का इरादा बनाया या निश्चय किया जाता है। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देख कर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी। जो देवी मैना है, नाना दूदूपंत की पुत्री है, ये बालिका वही है। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है, और बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। यानी कि जो पली पोसी नाना दूदूपंत के घर थी तो अंग्रेजी में उनको महारत थी। और क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? तो सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति कहते हैं, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है। तो बालिका इसके प्रत्युत्तर में कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। यानी कि इस मकान का विध्वंस करना युक्ति युक्त नहीं ठहरता। नाना साहब ने आपका अपराध किया होगा या आपके विद्रोही रहे होंगे तो दंड उनको दीजिए, इस मकान को नहीं, क्योंकि इसके प्रति मेरा भी प्रेम झलक रहा है। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। जनरल कौन से? जनरल हे है। आपकी प्यारी कन्या मेरी जो है वो मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास मेरी बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। यानी कि उन्होंने कहा आप जनरल हे है और आपकी बेटी मेरी का और मेरा दोस्ताना संबंध है। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। देखिए, भावनात्मक रूप से देवी मैना यहाँ पर जनरल हे को जोड़ने का प्रयास करती है कि आपकी बेटी और मेरे आपस में रिश्ते हैं और आपका मेरे परिवार के साथ पहले से भी ताल्लुकात रहा है। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या। कौन? मैना है। इससे पहले संभवतः यह पहचान नहीं पाए। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना,
कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, कि आपके बचाव का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल ऑट्रम वहाँ आ पहुँचते हैं और उन्हें बिगड़कर सेनापति हे से कहा, क्या कहते हैं, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया, यानी कि अभी तक तो इस मकान का विध्वंस होना था। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। यानी कि जनरल है वो नाना साहब का महल, या यूँ समझें कि उस मैना के न्योरे या निवेदन की वजह से महल को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो आउटरम कहते हैं, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है, यानी कि उनका तो विध्वंस होगा, और अगर विध्वंस को रोकना है तो गवर्नर जनरल जो है उसकी अनुमति जरूरी है। सेनापति हे कहते हैं कि तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल है। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही जो है वो अंदर चले जाते हैं और मैना को खोजने लगे, लेकिन आश्चर्य होता है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। यानी कि मैना कहाँ चली गई उनको पता तक नहीं पड़ा, भनक तक नहीं लगी। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, यानी कि वो पत्र जो लिखा था, जो खत लिखा था लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को जनरल हे ने, उसका जवाब क्या है। लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना साहब की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिए जाएं, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यानी कि जो गवर्नर जनरल का पत्र आता है उसमें तो यही है कि नाना साहब के स्मृति की कोई भी चीज़ है उसको नेस्त नाबूद किया जाए, विध्वंस किया जाए। उसी क्षण क्रूर जनरल कौन आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे और घंटे भर में महल जो है वो मिट्टी में मिला दिया जाता है। यानी कि नाना साहब के महल को भस्म कर दिया जाता है। और उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को ये एक लेख में लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। पूरे अंग्रेज समुदाय का जिस पर क्रोध है उसको गिरफ्त में नहीं लिया। और जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। और फिर आगे देखिए, उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो सभा या यूँ कहें कि सदन है, आउट ऑफ लॉर्ड्स आर्ट्स क्या कहते हैं अपने पार्लियामेंट में, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और दूसरी है हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि जो किसानों की सभा है। और उस सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी आई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की जो बात की थी, और हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां भी कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेम आलाप हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। यानी कि अंग्रेज सत्ता ने या हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने या उनके जो असेंबली है उन्होंने तो ये आरोप लगा दिया कि जनरल हे का उससे प्रेम आलाप हुआ, जबकि उनका तो एक प्रकार से प्रेम या पितृत्व झलका था। जब हम वार्तालाप या डिबेट या संवाद की बात करते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने उनका अर्थ अलग समझा। और उसके बाद में आप आगे जरा देखिएगा कि सन 57 के सितंबर मास में
अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्न अवशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, यानी कि वो उत्तर नहीं दे रही थी, बल्कि उनको पश्चाताप हो रहा था, तकलीफ थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, हो ये नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैंने उसका मुंह देख करके आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा जो थी वहाँ रह करके रोने की जो इनकी अंतिम इच्छा है पूरी नहीं होने दी। और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। और उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेदा महादेव चिटनवीस के बखार या बाखर पत्र में छपा। क्या छपा? देखिए, उस इतिहास वेदा महादेव चिटनवीस ने इस घटनाक्रम को बखार नामक या बाखर नामक पत्र में लिखा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि ने शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सबने उस मैना को देवी समझ करके प्रणाम कर दिया। तो इस तरह से हमने पूरे वीडियो में देखा कि किस तरह से पाठ या घटनाक्रम या यूं समय की नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसमें चपला देवी ने उस समय न केवल नाना दूदूपत का बल्कि उसके साथ में उनकी पुत्री का जो त्याग है, उसकी पुत्री के द्वारा जो बलिदान दिया गया है इस राष्ट्र की अमर ज्योति के लिए, उसका अच्छा चित्रण किया गया है। इस तरह से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया नामक प्रकरण पूरा होता है। मिलेंगे इस क्रम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।